बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज़ का आना। आज जो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ के रूप में मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन की जाती है और बहुत ज़्यादा वर्कर्स उसमें वर्क करते हैं। तो उनका राइज़ किस तरह से हुआ है, क्या हिस्ट्री रही है उनकी, और किस तरह से कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब मीन्स जो ब्रिटेन का रूल था हमारे देश के ऊपर, वो किस तरह से भारत में आई, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपकी बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर एक जो पिक्चर दी हुई है, ये E.T. पॉल के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध म्यूज़िक बुक का पब्लिशर था, उसने उस बुक के कवर पेज पर एक पिक्चर को दिखाया है जिसका नाम उसने दिया है डॉन ऑफ द सेंचुरी। मीन्स नई सेंचुरी का अराइज होना, मीन्स नई सेंचुरी की सुबह, नई शताब्दी की सुबह। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर के सेंटर में एक गॉडेस लाइक फिगर नज़र आ रही है जो कि प्रोग्रेस का सिंबल है, जिसमें न्यू सेंचुरी के जो विंग्स हैं वो पहन रखे हैं वो, और वह एक ऐसे पहिए पर खड़ी है जिसमें लगे पंख समय को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं। उसकी उड़ान उसे फ्यूचर में ले जा रही है और उसके पीछे हवा में तैरने वाले रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री प्रोग्रेस के सिंबल हैं। 100 साल पहले भी एक मैगजीन में के कवर पेज पर भी इन्हीं मशीन्स और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई किया गया था, मीन्स इनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। इसमें दो तरह के जादूगर मीन जो मैजिशियन है वो दिखाए गए हैं। इसमें टॉप में अलादीन को दिखाया गया है जो कि अपने जादू के दीपक से सुंदर महल बनाता है, जबकि इसके नीचे एक वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री के जो इंजीनियर को दिखाया गया है जो कि अपने मॉडर्न टूल से ब्रिज, बिल्डिंग्स और दूसरी जो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बना सकता है। अलादीन को ईस्ट मीन्स एशिया से जोड़कर दिखाया गया है जो कि एशियंट है, मीन्स ट्रेडिशनल है, और रहस्यमय मीन मिस्टिक है, जिसके बारे में प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं दे सकता है, जबकि यूरोप को मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का सिंबल बताया गया है। तो इस चीज़ से आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का साइन है, और क्या आप सोचते हैं कि रेलवे और फैक्ट्रीज़ और जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जो पुलों का बनना है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट का साइन है? ये इमेजेस किस तरह से लोगों के जहन में आई और हम किस तरह से इन विचारों से जुड़े? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोगों के जीवन से के ऊपर इम्पैक्ट है? इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा, और इसकी शुरुआत हम ब्रिटेन से करेंगे जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी और किस तरह से कॉलोनियल रूल के दौरान, मीन्स जो कॉलोनियल रूल था हमारे देश के ऊपर, उसके आने से किस तरह से इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे देश में इस्टेब्लिश हुई। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले। अक्सर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री से जोड़ देते हैं और इस तरह से वर्कर्स को भी हम फैक्ट्री वर्कर्स से जोड़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हिस्ट्री है वो पहले फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन फैक्ट्रीज़ के आने से भी पहले से भी जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन की जाती थी, जो कि घरों में लगे हाथों से चलने वाली छोटी मशीन्स के द्वारा तैयार की जाती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज़ को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। मीन्स प्रोटो मीन्स समथिंग अर्ली फ्रॉम द स्टार्ट, मीन्स फैक्ट्रीज़ के आने, जो मॉडर्न इक्विपमेंट जो वाली जो मशीन्स हैं जो फैक्ट्री बनी थी उनके आने से पहले 17 और 18 सेंचुरी में मर्चेंट्स टाउन्स को छोड़कर गांव में आ गए और किसानों तथा जो क्राफ्ट्समैन थे, मीन जो पीजेंट और क्राफ्ट्समैन थे, उनको पैसा देकर इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने को कहा। वो क्यों आए टाउन्स को छोड़कर गांव में? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड और कॉलोनीज़ के इस्टेब्लिश होने से चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो न्यू मर्चेंट्स थे वो टाउन्स में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते थे। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि टाउन में बहुत ज़्यादा जो गिल्ड स्ट्रक्चर थी में जो कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे बिजनेस के ऊपर। इसके साथ प्रोडक्शन की एसोसिएशन बनी थी जो कि क्राफ्ट्समैन्स और जो क्राफ्ट्समैन थे उनको कंट्रोल करती थी और प्रोडक्शन पर भी वो कंट्रोल रखती थी। नए लोगों के एंट्री पर बैन था, रूलर्स ने भी उनको सपोर्ट किया और प्रोडक्शन और ट्रेड के ऊपर उनका जो मोनोपोली राइट था, मीन जो इनका जो फुल कंट्रोल था वो दे दिया। इसलिए जो न्यू मर्चेंट्स थे उनको जो है कंट्री साइड मीन जो गांव की तरफ रुक करना पड़ा।
और विलेजेस में मौजूद जो गरीब किसान थे और जो क्राफ्ट पर्सन ने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से ओपन फील्ड्स को कम कर दिया गया था। ओपन फील्ड्स मीन्स ऐसी ज़मीन जो कि किसी के मालिकाना हक में नहीं आती है, और कॉमन ज़मीन जिस मीन्स जो कि एक तरह से सबका जो है इसके ऊपर अधिकार रहता है। और इसकी घेराबंदी करने के कारण ये ज़मीन कम हो रही थी। झोंपड़ियों में रहने वाले मीन्स जो गरीब लोग थे वो इन्हीं जगहों से अपने गुजारे के लिए लकड़ी, वेरीज, वेजिटेबल और बहुत सारी जो सूखी घास लेते थे। और इन चीज़ों की कमी होने के कारण, इस ज़मीन की कमी होने के कारण उनको दूसरे ऑप्शंस को की तरफ देखना पड़ा। तो इनमें से कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पे सभी फैमिली मेम्बर्स काम नहीं कर सकते थे। इसलिए जब मर्चेंट्स उनके पास आए तो वो काम उनके लिए प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गए। व्यापारियों के साथ काम करके वो गांव में रहकर ज़मीन के छोटे टुकड़े पर खेती कर गुजारा कर सकते थे। इससे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और इस सिस्टम के कारण टाउन्स और विलेजेस में एक रिलेशन कायम हो गया। मर्चेंट शहरों में रहते थे लेकिन प्रोडक्शन जो है गांव में ही की जाती थी। एक जो कपड़े का व्यापारी होता था वो इंग्लैंड में उनको ऊन बेचने वाले में जो वूल स्टेपलर था उससे ख़रीदता था और उसे स्पिनर्स के पास ले जाता था और तैयार धागे से बुनकर कपड़ा तैयार कर रंगने के लिए भेज देते थे। इसकी फिनिशिंग लंदन में की जाती थी और एक्सपोर्ट करने से पहले इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। तो इस तरह से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था और जिसको मर्चेंट्स के द्वारा मीन जो व्यापारी थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था और प्रोडक्ट्स को बहुत से लोगों के द्वारा तैयार किया जाता था जो कि अपने फैमिली फार्म में जो अपने घर में लगे जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे, जो मशीन्स थी जो हाथों से काम करती थी, उनके द्वारा काम करते थे। प्रोडक्शन के हर स्टेज पर 20 से 25 वर्कर्स को मर्चेंट्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। मीन्स उनको हायर किया जाता था ताकि वो हर स्टेज के ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, मीन्स फैक्ट्री का आना। इंग्लैंड में फैक्ट्री से पहले 1730 में आई थी। मीन्स 1730 में जो है फर्स्ट इंडस्ट्री जो मॉडर्न इक्विपमेंट जो से जुड़ी जो लैस मशीनें थी वो 1730 में वो आई थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के एंड में फैक्ट्रीज़ की संख्या बढ़ने लगी, इनका नंबर बढ़ा। इसकी शुरुआत कॉटन के आने से हुई क्योंकि कॉटन एक मेन कमोडिटी बन गई थी जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड थी। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया जा रहा था ताकि कॉटन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके। 1787 में ये इंपोर्ट 22 मिलियन हो गया और ये बढ़त प्रोडक्शन के प्रोसेस में आए बदलाव से आया, जिनमें से कुछ एक को हम देखते हैं। तो इसमें क्या बदलाव है? 18वीं सेंचुरी में जो इन्वेंशंस हुई थी और इसकी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हर एक स्टेप जैसे कि कार्डिंग मीन्स रेशों को एक सीध में लाकर गंदगी निकालना, मीन्स जो फाइबर होता है उसको एक सीध में लाया जाता है ताकि उससे कपड़ा तैयार किया जा सके और उसमें से इम्प्यूरिटीज़ भी निकाल देते हैं, इसको हम कार्डिंग कहते हैं। उसके बाद ट्विस्टिंग करना मीन्स मोड़ना, स्पिन करना और उसके बाद उसको रोल के ऊपर लपेटना ताकि उससे जो कपड़ा है तैयार किया जा सके। इन मशीनों की हेल्प से वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे और इससे पक्का धागा बनाना भी पॉसिबल हो गया। तब रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले कॉटन मिल लगाई थी। तो ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंग्लैंड? तो रिचर्ड आर्कराइट। पहले कपड़े की प्रोडक्शन घरों में ही की जाती थी, लेकिन अब नई मशीन्स के आने से मिल में इनको बनाया जा सकता था। मिल में प्रोडक्शन के सभी प्रोसेसेस को एक साथ मिल में किया जा सकता था और इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना आसान हो गया। 19वीं सेंचुरी में फैक्ट्रीज इंग्लैंड की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी। ब्रिटेन की इस अचीवमेंट को देखकर उसके साथ ही यूरोपियन देश भी हैरान थे, इसलिए उन्होंने भी अपना ध्यान मिल को लगाने में दिया। नेक्स्ट है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी तेज़ी से बढ़ा? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा है? तो इसको जानने के लिए हम इसके जो डिफरेंट फेजेज़ है जो इंडस्ट्रियल पीरियड के दौरान आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान आए, उनको कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कॉटन और मेटल इंडस्ट्री ब्रिटेन में सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज तक कॉटन ही लीडिंग सेक्टर था। इसके बाद इसकी जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने ली। 1814 में इंग्लैंड में और कॉलोनीज़ में जहाँ पे इंग्लैंड का रूल था, रेलवे के बढ़ने से आयरन और स्टील की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। 1873 और तक ब्रिटेन 77 मिलियन पाउंड मीन्स 77 मिलियन पाउंड एक करेंसी है इंग्लैंड की,
आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि कॉटन के एक्सपोर्ट से दोगुना था। मीन्स 77 मिलियन पाउंड पैसे से का जो आयरन और स्टील था उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ताकि वहाँ पे जो मौजूद है जो रेलवेज़ हैं उनको, जो रेलवे लाइन्स हैं उनको बचाया जा सके, और ये कॉटन के एक्सपोर्ट से दोगुना हो गया था। सेकंड, नई इंडस्ट्रीज़ इतनी आसानी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की जगह नहीं ले सकी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के एंड तक भी 20% से भी कम कर्मचारी टेक्नोलॉजी के एडवांस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। मीन्स लगभग 20% लोग ही जो है जो मॉडर्न इक्विपमेंट वाली जो मशीन्स थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उनमें काम कर रहे थे। कपड़े की प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी घरों में लगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जो घरों में लगी जो हाथ वाली मशीनें थी उनके द्वारा ही बनाया जाता था। थर्ड, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ पर स्टीम पावर से चलने वाली कॉटन इंडस्ट्रीज़ और मेटल इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट था वो कुछ हद तक ही पड़ा, लेकिन इन सब के चलते कुछ बदलाव ज़रूर आए, और कुछ जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि जो नॉन मैकेनाइज्ड, जिसमें मशीनों का यूज़ नहीं होता था, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेसिंग, जैसे कि चावल और गेहूं को साफ़ करने वाली, उसके जो स्टैक होता है वो उससे अलग करने वाली, बिल्डिंग मीन्स इमारत बनाने वाली, पोल्ट्री बर्तनों से जुड़ी, और ग्लास वर्क, और टैनिंग मीन्स चमड़े को साफ़ करना, फर्नीचर बनाना, औजार बनाना, इनमें कुछ हद तक बदलाव देखने को मिले। फोर्थ, ये टेक्निकली जो 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 चेंजेस थी वो धीरे धीरे आई, ये इंडस्ट्रीज़ में एकदम से नहीं आई। नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, जिसके कारण मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इसके यूज़ को लेकर डाउट में थे, और मीन्स वो सतर्क रहते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीन्स को इस्टेब्लिश कर सकें, और मशीनें अक्सर टूट जाती थी और उनकी रिपेयर भी महंगी थी। ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी जितना दावा इनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किया जाता था। जैसे कि स्टीम इंजन, जिसका जो पेटेंट है वो 1781 में जेम्स वाट ने करवाया था। जेम्स के इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू वॉटन ने एक नया मॉडल बनाया, लेकिन कई सालों बाद भी उनको कोई ख़रीदार नहीं मिला। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन ही थे। इनमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ में जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उनमें 80 जो स्टीम इंजन लगे हुए थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज़ में, और बाकी के जो कैनाल और आयरन वर्क्स में जो इंडस्ट्री लगी हुई थी उनमें यूज़ किए जाते थे। इसलिए नई टेक्नोलॉजी जो कि प्रोडक्शंस को बढ़ा रही थी, इसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज़ इसको अपनाने से हिचकिचा रहे थे, अभी भी उनको डाउट था। इसलिए हिस्टोरियंस ने मिड 19वीं सेंचुरी में ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और लेबरर्स के रोल को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के रोल्स में जो इम्पैक्ट था उसको देखा है, जबकि जो बाद में जो मशीन्स का जो इम्पैक्ट था वो बढ़ा, और वर्कर्स ने इनको लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ करना शुरू किया। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।